गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम सॉइल जो कि अबायोटिक रिसोर्स है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करें तो एक बहुत ही थिन लेयर है ग्रेनी सबस्टांसेस की। कुछ दाने दाने जो ग्रेनी होते हैं, बहुत ही स्मॉल ग्रेन टाइप के, ठीक है। तो वो दानेदार जो सबस्टांस है वही एक्चुअल में क्या है, सॉइल है। कहाँ, अर्थ की सरफेस पे, जो जिसने अर्थ को कवर कर रखा है। नाउ ये किससे मिलके बनी है? तो सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ। तो सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये हैं। इनसे मिलके, जीव जंतु मीन जब वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर या खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो वो ऑर्गेनिक मैटर है। मिनरल्स है, मिनरल्स में आपके नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है। तो दे आर सो मैनी टाइप्स ऑफ, पोटेशियम है। तो बहुत तरह, अलग अलग तरह के मिनरल जो हैं वो हम अर्थ में पाए जाते हैं। एंड विदर्ड रॉक्स मीन्स जो हमारी चट्टानें हैं, जो पत्थर है, वो बहुत वो बहते हुए पानी की वजह से या तेज जो हवा चलती है उसकी वजह से क्या होते हैं, वो धीरे 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 समय के साथ टूटने लगते हैं। तो जब वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए उनके, तो वो वीदर्ड रॉक्स हो गए। तो इन सब से मिलके हमारी क्या है, सॉइल बनती है। नाउ हम अब जानते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में, यानी कि उसकी डिफरेंट लेयर्स। तो सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर विच स्प्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स टू द टॉप सॉइल सरफेस। तो सॉइल प्रोफाइल मीन्स एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है सॉइल का, जो कि स्टार्ट होता है आपका, अगर बॉटम में बात करें तो पेरेंट रॉक से, और फिर ऊपर तक जाता है टॉप तक सॉइल की सरफेस में। तो इसकी 4 लेयर्स हम मेनली बात करेंगे। तो 4 लेयर्स क्या होती हैं? फर्स्ट लेयर है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। सेकंड लेयर है इसकी सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। थर्ड लेयर है विदर्ड रॉक मटेरियल। एंड फोर्थ लेयर है इसकी पेरेंट रॉक। सो पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं क्या है ये। सो ये जो डायग्राम है आपका सॉइल प्रोफाइल का, ये आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं बॉटम में जो आपके रॉक्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो वो आपकी पेरेंट रॉक है। और वही जो टुकड़े हैं रॉक के, वो और जब छोटे हो गए, यानी थ्रू द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, वीदरिंग प्रोसेस है उसके थ्रू वो और बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं। तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपकी नेक्स्ट लेयर में, जो कि वेदर्ड रॉक मटेरियल है। उसके बाद आपकी जो लेयर बनती है वो है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो जिसमें कि सैंड होगी, बालू हो सकती है, सिल्ट है, क्ले जो मिट्टी होती है वो होगी, ठीक है। तो ये आपकी अगर बॉटम से देखें तो थर्ड लेयर है। और उसके बाद जो टॉप लेयर है उसमें आपका होता है ह्यूमस एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन आप समझ ही रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो ऊपर हैं, जो ग्रीन पोर्शन शो हो रहा है डायग्राम में। इसके अलावा ह्यूमस, तो ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस हम बोलते हैं खाद मिट्टी को, जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको खाद बोलते हैं। खाद हम सब जानते हैं पेड़ पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है सॉइल का, और इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर को सॉइल प्रोफाइल के नाम से हम जानते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी किसी जगह की जो सॉइल है, वो जो किस टाइप की सॉइल है, कैसी सॉइल है, उसको बनने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं समझ लेते हैं। सो पहला फैक्टर हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की। तो पेरेंट रॉक क्या है? इट डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। सो जिस तरह का पेरेंट रॉक होगा उसी तरह की क्या होगी, जो पेरेंट रॉक है वो
सॉइल का कलर डिसाइड करेगा। हमें पता है डिफरेंट कलर्स की सॉइल होती हैं, काली मिट्टी होती है, रेड सॉइल होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है, तो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल हैं। तो उसका जो कलर है वो पेरेंट रॉक डिसाइड करती है। टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब है बनावट, यानी कि मिट्टी को अगर हम छू के देखें तो किस तरह की वो, स्मूथ है, खुरदरी है, दानेदार है, ठीक है, किस तरह की जो उसका टेक्सचर होगा छूने पे, तो वो भी हम पेरेंट रॉक ही डिसाइड करेगी। उस सॉइल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो पेरेंट रॉक डिसाइड करती है। मिनरल कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल उस रॉक सॉइल में पाए जा रहे हैं, तो ये पेरेंट रॉक डिसाइड करेगा। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि सॉइल अपने में से कितना वाटर कंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर पा रही है। मीन्स जो सॉइल में से जो पानी है, अगर हम मिट्टी लें और उसके ऊपर पानी डालें तो कितना पानी रिस रिस के अंदर जाएगा, अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, तो वही जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, परमिएबिलिटी कहलाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है पेरेंट रॉक डिसाइड करेगी। इसके अलावा हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमस फॉर्मेशन को। हमने ह्यूमस अभी पढ़ाई था, क्या होता है, खाद मिट्टी है जो कि प्लांट्स को ग्रो करने पे हेल्प करती है। तो जो ह्यूमस फॉर्मेशन है, क्लाइमेट जो है हमारा ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से रिलीफ की हम बात करें, रिलीफ यानी कि टोपोग्राफी, यानी लैंड फॉर्म किसी जगह का कैसा है, प्लेन एरिया है, एल्टीट्यूड यानी माउंटेन्स हैं, स्लोप यानी ढलान है, तो ये सब अगर हम एल्टीट्यूड स्लोप की बात करें तो ये रिलीफ फैक्टर है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्या है कि ढलान की वजह से जो सॉइल है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, तो ये एक फैक्टर हो गया रिलीफ। एक फैक्टर आपका नेक्स्ट है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्लोरा फौना आप समझ सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वे ऐसे सूक्ष्म जंतु जो कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा जो ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट है, यानी कितनी गति से वो बन रहे हैं, ह्यूमस फॉर्म कर रहा है, उस स्पीड को वो अफेक्ट करते हैं, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आपका लास्ट फैक्टर आता है टाइम। और टाइम क्या डिटरमाइन करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी जो सॉइल प्रोफाइल है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो उनकी जो लेयर है उनकी थिकनेस कितनी है, वो थिकनेस जो है वो टाइम डिटरमाइन करता है। यानी टाइम टू टाइम, एक लंबे समय के साथ जो उनकी थिकनेस है वो बढ़ती जाती है। अब ये लंबा समय कितना हो सकता है, ये 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, बल्कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं किसी लेयर को बनने में। तो ये सब फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल की क्वालिटी का कम हो जाना, यानी कि अगर सॉइल की क्वालिटी जो है गिर जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसी को हम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। दो मेजर थ्रेड्स हैं इसके, वो है डिप्लीशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन। अगर हम डिप्लीशन ऑफ सॉइल की बात करें तो उसका सिंपल मतलब है कि सॉइल में जब मिनरल कंटेंट कम हो जाते हैं, यानी जो हमारे मिनरल्स हैं, जो आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये सारे जो मिनरल कंटेंट हैं अगर ये कम हो गए तो इसी को हम सॉइल डिप्लीशन बोल देते हैं। एंड सॉइल इरोजन मीन्स भूमि का कटाव, यानी कि जो तेज़ गति से पानी या हवा द्वारा जो सॉइल की जो ऊपर की टॉप लेयर है, अगर वो कट जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसी को हम सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। नाउ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब हम ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग भी, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो सॉइल को डिग्रेड यानी कि सॉइल की क्वालिटी को कम कर देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वाटर, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन हम बोलें तो यानी कि पेड़ों को काटना, हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और हमें पता है कि जब पेड़ पौधे क्या हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भूमि को यानी सॉइल को, मिट्टी को
जकड़ के रखती हैं और जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे कि सॉइल डिग्रेड हो जा रही है। नाउ ओवरग्रेजिंग मीन जो जीव जंतु हैं, जो घास चरने वाले जो जीव जंतु हैं, वो अगर किसी लंबे एरिया में बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं और वो उस पूरे एरिया की कोई लैंड एरिया है उसकी पूरी घास अगर वो ग्रेज कर देते हैं, चर लेते हैं, तो उस सिचुएशन को ओवरग्रेजिंग बोलते हैं और फिर अब उस लैंड एरिया का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये ओवरग्रेजिंग है जिसको कम करने की ज़रूरत है। नाउ ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, यानी जो हम एग्रीकल्चर में दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। यानी सॉइल अब डिपेंडेंट होती जा रही है, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के अब जो फसलें हैं वो ग्रो नहीं हो पाती हैं। यानी सॉइल की क्वालिटी कम हो गई, सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है कम होती जा रही है। ना रेन वाटर, बारिश के पानी से जो भूमि का कटाव होता है, फिर से वही सॉइल इरोजन हमने बात करी, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, तो लैंडस्लाइड से हम पढ़ चुके हैं, जो माउंटेन्स पे तेज़ बारिश की वजह से जो अचानक से एक बड़े पैमाने पे जो लैंडस्लाइड होता है, भूमि जो है खिसक के नीचे की तरफ आती है, तो इससे हमारी क्या है, सॉइल डिग्रेड होती है। एंड फ्लड्स जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा, अगर हम इस फैक्टर की बात करें, क्योंकि फ्लड्स जिस जगह से मिट्टी को लेके जा रही है वहाँ तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड कर दी, लेकिन फ्लड क्या करता है कि पानी के साथ जब मिट्टी जा रही है तो वो एक दूसरी जगह जाके जमा हो जाती है, और जिस एरिया में वो मिट्टी फ्लड के साथ, बाढ़ के पानी के साथ जमा होती है, उस एरिया का जो लैंड फॉर्म है वो क्या हो जाता है, जो मिट्टी है वहाँ की वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो ब्लड जो है जो फ्लड है सॉरी फ्लड जो है वो फ़ायदेमंद भी है। जहाँ वो मिट्टी जमा कर देता है वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो ये था आपका डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ये हम पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं सॉइल इरोजन क्या है। पानी की वजह से जो भूमि का कटाव है ये सॉइल इरोजन है। नाउ हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स मेजर्स की, कि किस तरह से हम सॉइल की जो डिग्रेड हो रही है, जो क्वालिटी कम हो रही है, उसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो क्या मेजर्स हैं, तो सॉइल कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, एफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब वही है कि हम किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल का हम किस तरह से एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सॉइल रिसोर्स जो है हमारा अबायोटिक रिसोर्स है, इसको हम कैसे प्रिजर्व करें। तो अलग अलग तरह के इसके मेथड्स हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्स्ट मेथड हम बात कर रहे हैं मल्चिंग की। So mulching is the method in which the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. So mulching क्या है, ये सिंपल है। जो इसमें क्या है, जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके बीच की जो खाली जगह है उसको ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दिया जाता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर से उसको कवर कर देते हैं तो वो क्या करता है, वो सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। यानी नमी जो है सॉइल में वो बनी रहती है। अगर हम प्लांट्स के आसपास या दो प्लांट्स के बीच की जो खाली जगह है, जो बेयर ग्राउंड है, उसमें अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर से उसे कवर कर देते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या कहा गया, मल्चिंग कही गई है, जो कि सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करती है, नमी को रिटेन करने में हेल्प करती है। सेकेंड मेथड है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स आर द रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। सो मीन्स ये क्या है, शेल्टर बेल्ट्स ज़्यादातर जो आपका कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी जो समुद्र के किनारे के एरियाज़ हैं, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ बनाए दिए जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, रोज में यानी एक सीधी रेखा में ट्रीज प्लांट किए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि वो विंड मूवमेंट से सॉइल जो है उसको कवर कर सकें, बचा सकें। इसके बाद आपका
दो टॉपिक हैं इसमें, टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग। तो टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग को हम पिक्चर की हेल्प से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम इंटरक्रॉपिंग समझ लेते हैं। So in intercropping, different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. So intercropping में क्या हो रहा है, ये एक टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉपिंग का तरीका है कि आप क्या करेंगे, अल्टरनेट रोज में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो सोन का टाइम है, जो बोने का टाइम है, वो भी क्या डिफरेंट है, और इस तरह से वो रेन वॉश से हेल्प मिलती है। तो ये एक इंटरक्रॉपिंग का तरीका है, और ये बहुत अच्छा लैंड यूज़ का तरीका भी है कि एक कम एरिया में हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ अब हम समझ लेते हैं टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग जो है वो क्या है। सो टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर फार्मिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो ग्रीन फोटो देख रहे हैं, जो सीढ़ी की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको टेरेस फार्मिंग को हम सीढ़ी नुमा खेती भी बोल देते हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती जो है, ये माउंटेन्स एरियाज में, जो माउंटेन में जो स्लोप है, जो ढलान होता है, वहाँ किया जाता है। तो टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर फार्मिंग लगभग एक ही है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है। टेरेस फार्मिंग में विद द हेल्प ऑफ मशीनरी का यूज़ करके हम सीढ़ियाँ बनाते हैं, यानी जो ढलान है माउंटेन्स की, पहाड़ों की, उसको कट करके सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, और वो काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और फिर वहाँ खेती की जाती है। इस तरह से जो पानी का बहाव है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। और उसी तरह से कॉन्टोर फार्मिंग की अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में समोच्च खेती बोलते हैं, उसमें भी ढलान पर ही खेती की जाती है। जैसे टेरेस फार्मिंग में ढलान पर, पहाड़ों के ढलान पर खेती हो रही थी, कॉन्टोर फार्मिंग में भी पहाड़ों के ढलान पर ही खेती होती है। लेकिन यहाँ किसी मशीनरी का यूज नहीं किया जाता, और ना ही यहाँ ढलान को काटा जाता है, बल्कि यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसी स्लोप पर, उसी ढलान पर क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रेंचेस लगा दे रहे हैं, यानी कि बैरियर, रुकावट लगा देते हैं। और वो रुकावट पत्थरों की, सैंड की हो सकती है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, ट्रेंचेस एज बैरियर्स, यानी वो जो बैरियर लगे हुए हैं बीच बीच में, वो क्या है, वो वहाँ सैंड हो सकती है, वहाँ पत्थर हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, उनसे रुकावट या बैरियर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वही अगेन जो वाटर है वो उसका फ़्लो नहीं हो पाता। तो वाटर के फ़्लो को रोकने के लिए ही ये किया जाता है। तो ये दोनों तरह के लगभग एक जैसी हैं, सिर्फ थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। सो इस तरह से हमने समझा कि हमारा जो सॉइल एज अ अबायोटिक रिसोर्स है, उसको हमने डिटेल में समझा है। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा, उसमें हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।